सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज एक सॉरी स्टीम पावर प्लांट में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगाने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको स्टीम पावर प्लांट का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, थोड़ा ब्रीफ थ्योरेटिकल चीजें आपको बताई थी। वैसे जो टॉपिक जो है ये स्टीम पावर प्लांट, और जो नोट्स वगैरह एक्चुअली मुझे मेरे पास है नहीं पावर प्लांट का नोट्स वगैरह, और लॉकडाउन में मैं घर पे हूँ, तो कुछ कहीं से कुछ डाटा ढंग से मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बीच में काफी गैप हो गया था। अदरवाइज अभी तक तो पावर प्लांट मैं खत्म ही करा देता। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम शुरू कर रहे हैं। लगभग मुझे नोट्स मिल गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए नोट्स बनाने का। तो स्टीम पावर प्लांट में वही चीजें मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरेटिकल सेक्शन में, जिससे क्वेश्चंस पूछा गया है। क्योंकि आप एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में आपको ज्यादा एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए ज्यादा गेट की तरह आईएएस की तरह पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, इसमें तो आपको ऊपर ऊपर से चीजें पढ़नी है, आपका काम हो जाएगा बस इतने में। अभी आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 जो है हमारा स्टील पावर प्लांट पे, आप खुद ही देख लेना। जो चीजें मैं पढ़ाया उसी से रिलेटेड है, और थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कॉमन पुराने स्टडी के थ्रू उसका आंसर निकल आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट किस पे बेस होता है? अब गाइस थर्मल पावर प्लांट में न्यूक्लियर, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं न्यूक्लियर, सॉरी थर्मल पावर प्लांट में मतलब हीट से एनर्जी जनरेट करना, तो जाहिर सी बात है हम वहां पर स्टीम का यूज होंगे। तो थर्मल पावर प्लांट में जो हम जनरेटर यूज कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टीम साइकिल या स्टीम पावर साइकिल। तो हम जानते हैं स्टीम पावर साइकिल में हम कौन सा यूज करते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बताया था, दैट इज रैंकाइन साइकिल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रैंकाइन साइकिल इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 1.2 देखते हैं। द रिकमेंडेड साइकिल फॉर अ स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट के लिए कौन साइकिल है? रैंकाइन साइकिल। बाकी का जो आपको दिख रहा है, ब्रेटन साइकिल, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, ये कैसा है? ये हमारा गैस पावर साइकिल है। और ये हमारा रैंकाइन जो है, ये अकेला जो है जो स्टीम पावर प्लांट में इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। फॉर द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल, ध्यान से पढ़िएगा, फॉर द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ऑफ अ रैंकाइन साइकिल कंपेयर टू द कार्नोट साइकिल इज सेम, हायर, नॉट रिलेटेड या लोअर। तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर कर आपको बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा, चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, काफी मोटा है, मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ। ओके, तो अगर आपको याद होगा, मैं यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है, तो मैं आपको यहाँ चल के बनाता हूँ। ठीक है, लाइक दिस, बड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ। ये हमारा टीएस डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो जो कार्नोट साइकिल का जो हमारा वो बनता है कुछ इस तरीके का टीएस डायग्राम। कार्नोट साइकिल का जो टीएस बनता है हमारा कुछ इस तरीके का। ओके, दिस इज वन। ओके, दिस इज टू। मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख रहा हूँ, थ्री, एंड दिस इज पॉइंट फोर। कार्नोट साइकिल का मैंने आपको टीएस डायग्राम बना के दिया। नाउ अब हम रैंकाइन साइकिल का बना रहे हैं। तो रैंकाइन साइकिल में होता क्या है, ये चीज कहीं यहाँ कहीं आता है, और ये इस तरीके से जाएगा ऊपर, ये हमारा पॉइंट टू होता है। और फिर यहाँ से धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है? एक्सटेंड होता है। पहले सेंसिबल हीटिंग होता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये सुपर हीटेड होता है, तो सेंसिबल हीटिंग होती है, एंड देन इट नीचे ये फिर आ जाता है इस तरीके से। ये हमारा रैंकाइन साइकिल का बनता है। तो अगर हीट एडिशन पूछे तो प्रोसेस 1 से 2 है, ये हमारा पंप का, यस, पंप का प्रोसेस है। 1 से 2 जो है यहाँ पे पंप लगा होता है। ठीक है, ये पंप रहता है इस तरीके से। दिस इज वन, यहाँ एंट्री होता है, दिस इज हमारा टू सेक्टर। पंप क्या करता है? फ्लूइड को कंप्रेस करता है, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कार्नोट साइकिल की बात करें तो कार्नोट साइकिल में जो हीट एडिशन प्रोसेस है, यहीं पे पंप में, पंप के बाद क्या आता है? बॉयलर आता है हमारा। ठीक है, पंप के बाद आता है 2 से 3 जो होता है वो बॉयलर होता है। तो 2 से 3 जो होता है उसमें वो हमारा बॉयलर होता है, जहाँ पे हीट ऐड होता है। क्लियर है? तो 2 से 3 का प्रोसेस देखा जाए तो हीट एडिशन कहाँ पे होता है? कार्नोट साइकिल को अगर बताऊं तो कार्नोट साइकिल का हीट एडिशन, ये हमारा जो है यहाँ पे होता है हीट एडिशन, क्यू आई। तो कार्नोट साइकिल का हीट एडिशन कहाँ से यहाँ होता है? इस पॉइंट पे।
ठीक है, ये 2 पॉइंट पे हीट एडिशन स्टार्ट होता है और 3 पॉइंट पे फिर वो निकल कर फिर अगर सुपर हीटिंग करते हैं ताकि रैंकाइन में बताया था ना सुपर हीटिंग इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा बहुत भी उसके अंदर मॉइस्चर ना बचे, अदरवाइज टरबाइन में जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट क्या है, कार्नोट की हमारी ये है, इसका ये है मीन टेम्परेचर पॉइंट जहाँ पे हीट ऐड होता है। बट अगर हम रैंकाइन साइकिल की बात करें, अगर हम रैंकाइन साइकिल की बात करें तो ये प्रैक्टिकल साइकिल है, हम जैसे कि जानते हैं। तो यहाँ पे हीट एडिशन यहीं से चालू हो जाता है, यहीं से धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, फिर इस तरीके से होता है यहाँ तक और एंड दैट दिस ये हमारा जो होता है ये पॉइंट ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो 2 से 3 हमारा जो है, हमारा इसका जो हीट एडिशन प्रोसेस है यहीं पे स्टार्ट हो जाता है रैंकाइन का। तो क्या होगा रैंकाइन का जो मीन टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर इज लेस देन कार्नोट मीन टेम्परेचर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, लोअर होता है। ठीक है, रैंकाइन साइकिल का कंपेयर टू कार्नोट साइकिल में हीट एडिशन प्रोसेस, तो द टेम्परेचर विल बी लोअर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एंड द लिक्विड वेपर saturation temperature at a corresponding pressure is known as। इसको भी आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इतना मोटा क्यों आ जा रहा है यार? देखिए इसके लिए भी डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा। ये हमारा लाइन है, ये हमारा कहाँ गया यार, ओके थोड़ा सा कर्व रहता है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। इधर का जो लाइन है ये सैचुरेटेड लिक्विड हो जाता है, इधर का सैचुरेटेड क्या बताता है, सैचुरेटेड गैस। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे डायग्राम बनता है सुपर हीटेड वाला, तो ये जो रीजन है ये हमारा गैस का रीजन है, ये सैचुरेटेड गैस है, इसके इधर का जितना भी पार्ट है ये सब हमारा सुपर हीटेड रीजन है। तो हमारा जो ग्राफ बनता है रैंकाइन साइकिल में, दिस इज अगर पॉइंट 1 बोलूं, और ये इस तरीके से बनता है एट सेम प्रेशर पे। ठीक है, तो इसका ये जो टेम्परेचर होता है दैट इज सैचुरेटेड टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर है दैट इज सुपर हीटेड टेम्परेचर। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन दिस T1 माइनस Ts, सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड टेम्परेचर, द डिफरेंस बिटवीन दिस इज नोन एज, क्या कहेंगे, इट इज डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटेड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसका पूरा जो चैप्टर है ना गाइस, इस सारा का चैप्टर आपको डायग्राम बना बनाकर चीजों को समझना होगा। ठीक है, नाउ इफ अ रीहीटर इज एडेड टू अ रैंकाइन साइकिल, देन यूजुअली अगर रीहीटर ऐड कर दे रहे हैं मतलब एक बार हीट और कर दे रहे हैं, ठीक है, टरबाइन में जाने से पहले रीहीटर दो जगह यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, दो जगह, चलिए मैं फिगर से ही आपको समझाता हूँ। दो जगह कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हमारा क्या बॉयलर, दिस इज बॉयलर, बॉयलर से निकलता है वो कहाँ जाता है हमारा, हमारा जाता है टरबाइन में, टरबाइन से जो लिक्विड निकलता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर से जो निकलता है वो कहाँ चला जाता है, हमारा पंप में, और पंप फिर से उसको बॉयलर में भेजता है। तो हमारी कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलती है साइकिल की, पावर प्लांट साइकिल की। ओके, अब हम वो कहाँ यूज कर सकते हैं, रीहीटर हम दो जगह यूज कर सकते हैं। बॉयलर में जाने से पहले ये जो लिक्विड यहाँ से निकलती है, ये लिक्विड जो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये लिक्विड बॉयलर में जाने से पहले ही अगर हम उसको थोड़ा सा हीट कर दें, तो बॉयलर कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर पे हीट करता है, जब ये जाएगा तो जो बाहर मतलब मान लीजिए ये रीहीटर अगर हम यहाँ यूज नहीं करते हैं, तो बॉयलर से जो हमारा गैस निकलता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 80% गैस निकलता है और 80 ज्यादा हो गया, 60% गैस निकलता है, और इसमें से मान लीजिए 30% हमारा क्या निकलता है, लिक्विड। ओके, बट ये रीहीटर अगर हम यूज कर देंगे तो ये क्या कर देगा, प्री हीटेड कर देगा, बॉयलर के में लिक्विड जाने से पहले तो बॉयलर को कम एनर्जी लगेगा और उतनी एनर्जी में ये डबल हीट कर देगा। तो यहाँ से जो हमें स्टीम निकलेगा वो हो सकता है वो कितना स्टीम हो, वो 80% स्टीम हो, और उसमें 20% सिर्फ हमारा लिक्विड हो, है ना। यहाँ रीहीटर यूज कर सकते हैं। दूसरा रीहीटर कहाँ यूज कर सकते हैं, दूसरा जो रीहीटर है हम यूज कर सकते हैं टरबाइन में जाने से पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सुपर हीटेड करना, टरबाइन में जाने से पहले यहाँ कहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बॉयलर से मान लीजिए जो निकला, तो मान लीजिए बॉयलर से जो हमारा स्टीम निकला, मान लीजिए उस स्टीम में 60% हमारा स्टीम है, वेपर है, और हमारा 40% मान लीजिए इसमें लिक्विड है। तो अगर ये 40% लिक्विड हमारे टरबाइन में आएगा तो टरबाइन को कोरोड करेगा, खराब करेगा। टरबाइन में जो भी लिक्विड आना चाहिए उसमें भाई कम से कम 80% तो आना चाहिए ना, 10-20% चलता है टरबाइन की, टरबाइन की एफिशिएंसी
कम हो जाती है इसकी वजह से। तो हम एक और ये रीहीटर लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ये रीहीटर है फिर से इसको हीट करता है, 60% स्टीम और 40%। तो यहाँ से जो हमारा निकलता है वो निकलेगा अप्रोक्सीमेट 80% स्टीम, मान के चलिए 80% स्टीम 20% लिक्विड। तो इसके कंपेयर में ये तो अच्छा है ना? तो हम यही रिक्वायर्ड करेंगे। बट आप कहोगे फिर रीहीटर में, सर रीहीटर को यूज करने के लिए एक्स्ट्रा पावर लग रहा है। तो जो पावर रीहीटर के अंदर, जो पावर ऑफ रीहीटर की बात करें वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आउटपुट पावर के। ठीक है, इसलिए अपन ये चीज यूज कर लेते हैं। ये दो जगह हम यहाँ पे जनरली रीहीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इफ अ रीहीटर इज एडेड टू अ रैंकाइन साइकिल देन यूजुअली क्या होगा, द नेट वर्क एंड एफिशिएंसी कम हो जाएगी, द नेट वर्क इंक्रीजेस एंड एफिशिएंसी रिमेन सेम, या द नेट वर्क एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस, द नेट वर्क रिमेन सेम एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा? यस, अभी आपको बताया द नेट वर्क और एफिशिएंसी है दोनों साथ में इंक्रीज करेंगे। ठीक है, now in a cross compound steam engine, one high and one low pressure cylinder are set side by side driving the same shaft, crank being set 90 degree, या two cylinder are centered on the same piston rod। क्या ऑप्शन होगा? या फिर टू सिलेंडर आर सेट एट 90 डिग्री, या नन ऑफ दिस। तो इसके लिए मैं आपको, इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा गूगल करके यहाँ पे बता रहा हूँ क्रॉस कंपाउंड स्टीम इंजन क्या होता है। पहली बात, क्रॉस कंपाउंड स्टीम इंजन में जो एक्सपेंशन है वो दो बार होगा। दो बार एक्सपेंशन होगा, क्योंकि क्रॉस कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब जाहिर सी बात है एक से ज्यादा कंपाउंडिंग हो रहा होगा। बट क्रॉस कंपाउंड में जनरली हमारा दो एक्सपेंशन होता है, टू स्टेजेस के होते हैं, और वन हाई प्रेशर एंड वन लो प्रेशर वाला रेंज होता है। ठीक है, जैसे कि ये सब फिगर आपको दिख रहा है, दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं, और एक हाई प्रेशर का जोन होता है, एक लो प्रेशर का होता है। तो पहले जो स्टीम निकलती है बॉयलर से वो हाई प्रेशर वाले में जाती है। हाई प्रेशर में जाने के बाद जब वो निकलती है तो उसकी क्या होती है, प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर वो लो प्रेशर वाले टरबाइन में जाती है, लो प्रेशर वाले चैम्बर में जाती है। तो जनरली क्या इसका, इस कंपाउंडिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो भी एनर्जी हम अच्छे से चूस लें। ठीक है, पावर प्लांट में जो भी एनर्जी है हम उसको अच्छी तरीके से चूस लें। जैसे कि इसी फिगर से आपको बता रहा हूँ क्रॉस कंपाउंडिंग क्या किस तरीके से करते हैं। ये जो हमारा टरबाइन है, ठीक है, ये बॉयलर से हमारा ये जो आ रहा है, एक थोड़ा मिटा लिया जाए इसको। बॉयलर से जो हमारा गैस गर्म हीट गैस आता है, मान लीजिए रीहीटर यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक हाई टेम्परेचर वाले जोन में डालेंगे। ये हमारा है हाई प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन है, इसमें डालेंगे। तो इससे जो निकलेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो एनर्जी वाली है, वो लो एनर्जी हो जाएगी। इसलिए हम इसको फिर कहाँ डालेंगे, लो प्रेशर टरबाइन में डालेंगे, और फिर हमें ये इस तरीके से चलेगा। तो इससे और प्रेशर कम हो जाएगा, तो कंडेंस करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी, लिक्विड और ठंडा हो जाएगा, जो वेपर है और ठंडा हो जाएगा। तो हल्का सा हम कंडेंस करेंगे, पूरा का पूरा जो वेपर है वो अच्छी खासे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? और हमको दो डबल, यहाँ से भी आउटपुट मिला, यहाँ से भी आउटपुट मिल गया, डबल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें जो चैम्बर है उसको, चैम्बर को साइड में इस तरीके से एक चैम्बर और इस तरीके से दो चैम्बर लगाते हैं, और इसका अगर आप बुक में देखोगे तो इस तरीके का डायग्राम बनता है। ठीक है, बुक में आप देखोगे इस तरीके का, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। ठीक है, यहाँ से इनपुट होता है इस हाई से, फिर यहाँ से इसमें जाएगा, फिर इस तरीके से आउट होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए। ठीक है, 90 डिग्री अपार्ट क्रैंक एंगल। चलिए 1.7 क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से ऑल द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीहीटर इन अ स्टीम पावर प्लांट, रीहीटर पे ऑलवेज इंक्रीजेस द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। ठीक है, या फिर ऑलवेज इंक्रीजेस ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ दिस, ऑलवेज इंक्रीज द मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, या ऑलवेज इंक्रीज द स्पेसिफिक वर्क, ऑलवेज इंक्रीजेस द स्पेसिफिक वर्क। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रीहीटर की चीजें आपको बताई थी, तो इसमें आप हिंट से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर रीहीटर का पूछ रहा है, रीहीटर में हम अभी देखे थे कि हमारा रीहीटर हीटिंग कब करते हैं, जब रीहीटिंग करने से हमारी क्या होती है, टरबाइन की कंडीशन अच्छी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, एफिशिएंट होता है टरबाइन, तो टरबाइन मोर एफिशिएंट की तरह काम करेगा, तो वर्क आउटपुट भी हमें अच्छा मिलेगा। तो इसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है हमको सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नॉट ऑप्शन, वन वन मिनट, समथिंग मिस्टेक। ओके, ठीक है,
तो रीहीटिंग करना मतलब क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन को बढ़ाना। जितना ज्यादा ड्राइनेस फैक्टर, मैक्सिमम ड्राइनेस फैक्टर की लिमिट क्या होती है, 1 होती है ना। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा 0 पॉइंट, जनरली हम टरबाइन में कहते हैं हमारा जो टरबाइन में 0.62 से नीचे नहीं होना चाहिए, 0.62 से ऊपर ही होना चाहिए स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो रीहीटिंग करने से क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का बढ़ना का मतलब होता है उसमें जो स्टीम है या फिर जो वेपर है, वेपर का मात्रा बढ़ना, वो 60% से मान लीजिए 80% हो गया, और जो वेपर लिक्विड है उसका मात्रा कम हो गया, दैट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो हमारा बी है, ऑलवेज रीहीटिंग करने से ऑलवेज इंक्रीज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम एट कंडेंसर इनलेट, ओके, एंड ऑलवेज इंक्रीज द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट विल बी गुड। तो ऑप्शन बी एंड डी आर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी। ओवरऑल पावर प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, बताइए, क्या क्या हो जाएगा। याद कीजिए, थर्मोडायनेमिक में आप पढ़े थे, थोड़ा सा ज्यादा मैंने अभी तो आज तो नहीं पढ़ाया, बट कॉमन सेंस है यार। ओवरऑल किसी भी प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी कह रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, टरबाइन होगा तो टरबाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी, उसमें बॉयलर लगा है तो बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी, और साथ में साथ जनरेटर है तो जनरेटर की ओवरऑल एफिशिएंसी। इसी तीन पे तो हमारा ओवरऑल पावर प्लांट डिपेंड होता है कि बॉयलर कितने एफिशिएंट से, कितनी एफिशिएंसी से बॉयलर हमारा स्टीम को बना दे रहा है, कितनी टरबाइन कितने एफिशिएंट वर्क कर रहा है, या फिर जनरेटर कितना एफिशिएंट से इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहा है, इसी चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन, जनरेटर एफिशिएंसी, गैस साइकिल नहीं, कार्नोट साइकिल। यहाँ पे एक चीज और होता तो वो भी सही हो जाता, इसकी कंडेंसर की एफिशिएंसी, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सबसे सही लग रहा है, तो अपन इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन इज यूज्ड इन विच साइकिल, रैंकाइन और या स्ट्रीलिंग, स्ट्रीलिंग या इरेक्शन, या रैंकाइन या इरेक्शन। तो रैंकाइन एंड इरेक्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, द सॉलिड फ्यूल हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज वुड, कोक, लिग्नाइट या एंथ्रासाइट। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। यस, एंथ्रासाइट। Anthracite has the highest calorific value among both wood, coke और lignite से, ठीक है। बिकॉज एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, तो कार्बन कंटेंट हाईएस्ट होने की वजह से क्या होता है, हायर एनर्जी डेंसिटी इसकी होती है। तो जो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ये कोल की प्रॉपर्टी है। कोल जो टाइप ऑफ 4 तरीके के कोल आप बचपन में पढ़े थे ना 8th 9th क्लास में, एंथ्रासाइट, लिगानाइट और 2-3, ठीक है। तो उसी में से एंथ्रासाइट जो कोल होता है वो सबसे अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू उसकी अच्छी होती है। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना अच्छा वो जलेगा, है ना, उतना कम धुआं देगा, उतना अच्छा जलेगा। Now, what value of dryness fraction represent the dry saturated state of vapor? Dry saturated state of vapor में बताइए क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ड्राई सैचुरेटेड, इसको भी मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये हमारा क्या बना रहा है, ये मैं लाइन बना रहा हूँ, लिक्विड लाइन। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इधर इधर का, इधर वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इधर वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये जो होता है इनके बीच का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेट रीजन, वेट रीजन। यहीं पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन कहता है एम वी अपॉन एम वी प्लस एम टी, ठीक है। सॉरी, नॉट एम एल, एम एल, ठीक है। वेयर एम वी इज द मास ऑफ वेपर और एम एल इज अ मास ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ड्राई सैचुरेटेड स्टेट की बात, ड्राई सैचुरेटेड सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड वेपर का पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वेपर लाइन हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ड्राई सैचुरेटेड पे वेपर तो होगा यहाँ पे, बट लिक्विड नहीं होगा। इस सेक्शन पे लिक्विड तो नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ml की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, बिकॉज मास ऑफ लिक्विड एट दैट लाइन विल बी 0, बिकॉज दैट लाइन रिप्रेजेंट द सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। देयरफॉर
ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल टू mv अपॉन mv विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, इट मींस 100%। ओके, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दैट इज 1 मतलब 100%, दैट इज 100। ठीक है, इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय डाई प्रोसेस ऑफ, बताइए, यस, इवापोरेशन की हेल्प से यहाँ पे कूलिंग टावर में हमारा होता है। नाउ द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट वेरी लो प्रेशर 5 to 10 when 5 to 10 kg per centimeter square when throttled to atmospheric will become wet हो जाएगा, सुपर हीटेड हो जाएगा, रिमेन ड्राई रहेगा या फिर ड्राई हो जाएगा। ओके, सो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो है, कहाँ गया मेरा माउस, ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम अगर वेरी बहुत कम टेम्परेचर पे, दैट इज 5 to 10, व्हेन थ्रॉटलिंग करेंगे तो क्या एटमॉस्फेरिक विल बिकम, क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर में जब जाएगा तो। देखिए यहाँ पे आइडियल गैस वाला टर्म आता है, याद करो आइडियल गैस में क्या पढ़ाया था, इस तरीके से हमारा रहता है ना, इस तरीके से हमारा ये रेंज बनता है, इस तरीके से, है ना, ये P1 प्रेशर, ये P2 प्रेशर, हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेटर देन 5 से अगर ज़्यादा है तो वो जो होता है वो गैस जो होगा वो हमारा क्या हो जाता है, आइडियल गैस हो जाता है। तो यहाँ पे थ्रॉटलिंग, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस कह रहा है, तो थ्रॉटलिंग में क्या होता है, हम याद करो थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा, थ्रॉटलिंग मतलब एंथैल्पी एट 1, एंथैल्पी एट 2 विल बी सेम, एंथैल्पी सेम होगा, तो एंथैल्पी सेम होने की वजह से, और यहाँ तो जो सैचुरेटेड स्टीम है जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो इट बिकम्स वेट। सो योर आंसर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन आइडियल रीजनरेटिव साइकिल इज इक्वल टू कार्नोट साइकिल, लेस देन, मोर देन, या कुड बी एनीथिंग, इक्वल टू कार्नोट साइकिल, याद आया। Filling or decking in a cooling tower increase the rate of heat transfer by providing increase of flow of water, increase flow of air, increase flow of water and air, या a large amount of wetted surface। क्या करने से भाई ऐसा होगा, yes, it required a large amount of wetted surface। ठीक है, सो जो फिल और डेकिंग होता है, फिलिंग और डेकिंग होता है कूलिंग टावर में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मान लीजिए गर्म हवा है, गर्म हवा जा रहा है, वो एक वो इसमें हमारा वाटर जा रहा है, तो वाटर के कांटेक्ट में ये जो एयर है, ये जो एरिया है मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर है, अब यही एयर अगर हमारा 10 मीटर स्क्वायर वाले पानी से अगर अटैच होगा तो यहाँ ज्यादा ठंडा होगा, कूलिंग ज्यादा होगी, है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वेटेड सर्फेस इंक्रीज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यस, एच एफ इज इक्वल टू एच जी माइनस एक्स एच एफ जी, याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट, स्टीम इंजन इज ऑपरेटेड ऑन, स्टीम इंजन ऑपरेटेड ऑन कार्नोट, स्ट्रिलिंग साइकिल या जूल साइकिल, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यस, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि रैंकाइन साइकिल पे काम करता है ना। इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, वाटर को किस तरीके से ठंडा करते हैं, कंडेंसेशन, नोडुलर फ्यूजन या सब्लिमेशन, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। यस, कंडेंसेशन भाई, आसान है। द रैंकाइन साइकिल इज अप्रोच टू कार्नोट साइकिल इज द नंबर ऑफ रीजनरेटर आर इंक्रीज करने पे, रीजनरेटर इंक्रीज करने पे, नंबर ऑफ रीहीटर कम करने से, ये तो बिल्कुल नहीं, द नंबर ऑफ रीहीटर इंक्रीज करने पे, या नन ऑफ दिस। इक्वल कैसे होता है, रैंकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल को अप्रोक्सीमेट किस तरीके से इक्वल करते हैं, क्या प्रोसेस है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। Yes, the number of regenerator here are increased। Okay, now तभी तो उसका नाम होता है ना आइडियल रीजनरेटिव साइकिल, जो होता है आइडियल रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल जो है वही हमारा कार्नोट के बराबर होता है। तो रीजनरेटर दोबारा उसको रीहीट करके रीजनरेट करना, ठीक है, दैट इज इंक्रीज कर बढ़ाएंगे तो हमारा वो कार्नोट के बराबर हो जाएगा। Which of the following curve is true for the isothermal process for wet steam to get converted to superheated, कौन सा है सुपरहीटेड में, कौन सा आंसर सही लग रहा है, बताइए जल्दी से। देखो यार एक ही बार में आंसर तो दे दो इसका, सी वाला नहीं दिख रहा है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ट्रू फॉर द आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस फॉर वेट स्टीम टू गेट कन्वर्टेड टू सुपरहीटेड, वेट स्टीम गेट कन्वर्टेड टू सुपरहीटेड, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, ये वेट है फिर कन्वर्टेड टू सुपरहीटेड रीजन, है ना। नाउ coke is produced by heating wood in a limited supply of air at temperature below 300 degree Celsius।
तो जो वुड और कोक किस तरीके से करते हैं, जलने वाला जो नहीं होता वुड, ब्लैक ब्लैक रहता है, फिर बाद में यूज़ करो तो धुआँ नहीं होता है, सिर्फ़ आराम से मस्त हीट देता है ना? तो क्या करते हैं उसको अच्छे खासे एयर में उसको लेस देन टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से पहले पहले में उसको अच्छे से हीट करते हैं, तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ठीक है? तो उससे मैक्सिमम उसका जो है गैस वाला पार्टिकल निकल जाए, फिर जो बचा रहता है जो ब्लैक ब्लैक कलर का कोक, उसको आप यूज़ करो विदाउट धुआँ, वो अच्छा खासा हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है? यही इतने ही क्वेश्चन थे जो एसएससी जेईई में आज से पहले 8 से 10 साल में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आया स्टीम पावर प्लांट से, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और जो चीज़ें मैंने बताया हूँ, आशा करता हूँ उससे हटकर और भी कोई चीज़ इसमें आई नहीं है। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।